प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, धातु एवं अधातु। चैप्टर नंबर 3। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करने वाले बच्चों। देखिए, पाठ्य पुस्तक के अथवा पाठ्यगत प्रश्न देखिए। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो कौन सी धातु होती है बच्चों? मरकरी अथवा पारा। चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, वो होती है सोडियम। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है मरकरी, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। ये आसानी से चाकू से कट जाती है, तीनों धातुएं। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है? सिल्वर और कॉपर। वैसे सिल्वर मानी जाती है सबसे अच्छी चालक। ऊष्मा की कुचालक होती है, ऊष्मा की कुचालक कौन सी होती है? लेड और मरकरी। आघात वर्धय तथा तन्य का अर्थ बताइए। आघात, कुछ धातु को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, इस गुण को आघातवर्धक कहते हैं। कुछ धातुओं के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो होम एग्जाम है चाहे वो एनुअल एग्जाम हो। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं। ये वायु के साथ अभिक्रिया कर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, इसलिए सोडियम को केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया लिखिए। भाप के साथ आयरन की, देखिए आयरन का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, Fe3Fe हम लेंगे, 4H2O हम लेंगे और Fe3O4 हमें प्राप्त होता है और 4H2 गैस इसमें निकलती है, यानी H2 गैस के हाइड्रोजन गैस के 4 अणु इसमें निकलते हैं। जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया। कैल्शियम की अभिक्रिया देखिए बच्चों, जल के साथ कैल्शियम Ca+2H2O, CaOH ट्वाइस प्लस H2 गैस इसमें निकलती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ABCMD 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया। इस सारणी का उपयोग कर धातु ABCMD के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? धातु ABCD को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बच्चों, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो बी आएगी। धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? यदि धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो निम्न अभिक्रिया होगी। धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने से कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्या करेगा ये? कॉपर को, Cu को विस्थापित कर देगा। तीसरा देखिए, धातु ABCD को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो कैसे करेंगे? पहले B आएगा, फिर A आएगा, फिर उसके बाद C और सबसे लास्ट में बच्चों D आएगा। तो ये क्रम है घटता हुआ क्रम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अभिक्रियाशील धातु को तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तन्नु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। हाइड्रोजन गैस विसर्जित होती है बच्चों, और आयरन की H2SO4 के साथ अभिक्रिया आप देख सकते हैं। FeSO4 ये नीचे आएगा 4, ये H2SO4 नीचे आएंगे 4, 2 और 4, और H2 गैस इसमें निकलती है, ये भी नीचे आएगा 2। उसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जिंक को आयरन सल्फेट में डालने से आयरन को विस्थापित कर देगा। तो जिंक क्या करेगा? आयरन को विस्थापित कर देगा और ZnSO4 बन जाएगा, Fe अलग हो जाएगा बच्चों। आगे देखिए, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा सोडियम ऑक्साइड और H2O का निर्माण दर्शाइए। इन यौगिकों में से कौन से आयन उपस्थित हैं? तो ये इसका आंसर देखेंगे बच्चों। तो बच्चों देखिए, सोडियम के लिए हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखेंगे।
हमें पता है सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 2 8 1 होता है। तो इसके आखिरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है बच्चों, इसलिए सोडियम के ऊपर हम एक डॉट लगा देंगे। जितने आखिरी कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन होते उसको हम डॉट के रूप में दिखाएंगे। इसी तरह जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बच्चों वो होता है 2 6, और इसके आखिरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो हम इसके ऊपर 6 डॉट लगा देंगे, 2 ऊपर 2 लेफ्ट में और 2 राइट में। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप दिखा सकते हैं। मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम के केस में बच्चों इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2 8 2 होता है, 2 8 2, और इसके आखिरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो हम इसके ऊपर 2 डॉट लगा देंगे। तो ये होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। उसके बाद देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा Na2O MH2O का निर्माण दर्शाइए। तो हम दर्शाएंगे Na2O का, हम ले लेते हैं बच्चों Na2, 2 सोडियम हमारे पास है, 2 सोडियम हमारे पास है, ऑक्सीजन कितनी है 1 है। तो ऑक्सीजन का हमें पता है कि इसके ऊपर डॉट कितने लगते हैं, इसके ऊपर डॉट लगते हैं 6, क्योंकि इसके आखिरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 6 है, इसलिए हम डॉट की बजाय यहाँ पर क्रॉस प्रयोग करेंगे। ये क्रॉस हमने प्रयोग कर लिए, 4 और 2 6 क्रॉस हमने इसके ऊपर लगा दिए, और डॉट हम लगाएंगे सोडियम के लिए, क्योंकि दोनों सोडियम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब बच्चों इन दोनों का प्लस कर देंगे, और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हम दिखाएंगे ऐसे, डॉट का इसके ऊपर दिखाएंगे और इस डॉट का भी हम इसके ऊपर दिखा देंगे तीर के निशान के द्वारा। और जब इसको पूर्ण करेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास सोडियम, ब्रैकेट में ले लीजिए इसको इस तरह से, और इसी तरह से ऑक्सीजन को भी ले लीजिए ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेटों में, और इसके ऊपर क्रॉस के निशान दिखा दीजिए, 6 क्रॉस के निशान हम दिखा देंगे इसके ऊपर, 6 क्रॉस, और ऊपर लगा देंगे हम 2-, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, लिए हैं किससे, सोडियम से, इसलिए ये 2- हो जाएगा। और जबकि सोडियम हो जाएगा बच्चों 2+, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसको, इसको दे दिए हैं ऑक्सीजन को, और नीचे लगा देंगे हम 2, क्योंकि 2 सोडियम है इसलिए 2 लगा दिया हमने नीचे। तो बच्चों ये है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, हम इस तरह से दिखा सकते हैं। इसी तरह से बच्चों हम दिखा सकते हैं H2O के केस में, H2O के केस में भी दिखा सकते हैं इसी तरह से जैसे हाइड्रोजन हम लेंगे ऊपर नीचे ले सकते हैं, और ऑक्सीजन ले, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन हम दिखा सकते हैं। ऑक्सीजन के केस में हम उसी तरीके से हमें 6 क्रॉस ले लेंगे, और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हम उसी तरीके से बिल्कुल सेम तरीके से दर्शाएंगे। अब देखिए बच्चों, मैग्नीशियम के केस में, MgO के केस में, MgO इसके केस में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे होता है। MgO के केस में 1 Mg हम ले लेंगे और ऑक्सीजन ले लेंगे। मैग्नीशियम के पास जो होते हैं बच्चों 2 8 2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्ष में मौजूद होते हैं, तो 2 डॉट हम ले लेंगे, और 6 क्रॉस हम ऑक्सीजन के ऊपर उसी तरीके से ले लेंगे, क्योंकि इसके आखिरी कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बच्चों, उसी तरीके से 6 है। तो उसी तरीके बिल्कुल सेम वे में हमें मैग्नीशियम को दिखाएंगे Mg2+, Mg2+, एक ही मैग्नीशियम है, नीचे 2 नहीं लगाएंगे अब की बार। और ऑक्सीजन के लिए हम 6 क्रॉस ले लेंगे, 6 क्रॉस हमने ले लिए हैं, ये देखो 6 क्रॉस, और 2 डॉट ये यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए हैं, और 2- हम इसके ऊपर लगा देंगे, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसलिए 2- हम प्रयोग करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं। तो इन यौगिकों में कौन कौन से आयन उपस्थित है बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं Na2O के आयन, Na2O के। तो Na2O के आयन हम लेंगे Na+ और O2-। Na2O में ये 2 आयन उपस्थित है, किसमें, Na2O में।
और ये बच्चों H2O नहीं, यहाँ पर MgO है, MgO मिसप्रिंट हो गया है। फिर भी H2O का अगर बनाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बता दी गई है, वैसे बना सकते हैं। MgO के केस में आयन जो उपस्थित होंगे बच्चों वो Mg2+ और O2- 2 आयन उपस्थित होंगे। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिकी यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर बार एग्जाम में आता है। आयनिकी यौगिक में परस्पर आयनिक आकर्षण बहुत ही अधिक ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इन शक्तिशाली बंधों को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इनका गलनांक उच्च होता है। गलनांक क्या होता है बच्चों? जिसके ऊपर कोई यौगिक गलता है अथवा पिघलता है। निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। कुछ पद दिए गए हैं बच्चों, जैसे खनिज, अयस्क और गैंग। खनिज क्या होते हैं? खनिज वे पदार्थ होते हैं जिनमें धातुएं अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। अयस्क क्या होते हैं? ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण अत्यधिक सरल व उपयुक्त होता है, अयस्क कहलाते हैं। और बच्चों गैंग क्या होते हैं? खनिज प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होते हैं, उनमें उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। तो ये थी परिभाषा बच्चों। आगे देखिए, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, सोना और प्लेटिनम। फिर है बच्चों जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी? तो कौन सी स्थिति में अभिक्रिया घटित होगी? ये क्वेश्चन है बच्चों, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है गलती से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? सोना, प्लेटिनम और चांदी। मिश्र धातु क्या होते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है, जैसे पीतल होती है बच्चों। अध्याय यानी अभ्यास के क्वेश्चन देखिए बच्चों। अध्याय के अंदर से निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो युगल देखिए, NaCl विलयन कॉपर धातु, MgCl2 विलयन एल्यूमिनियम धातु, FeSO4 विलयन सिल्वर धातु, AgNO3 विलयन और कॉपर धातु। तो इनमें से आंसर क्या आएगा? AgNO3 विलयन और कॉपर धातु। क्वेश्चन 2 देखिए, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? जिंक की परत चढ़ाकर हम जंग से बचा सकते हैं बच्चों। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? क्या होगा? कैल्शियम होगा बच्चों। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए। आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार और स्विच दिया गया है। इनका उपयोग कर धातुओं और अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन है, धातुओं और अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आ जाता है ये भी एग्जाम में। सबसे पहले हम धातु और अधातु में भेद करेंगे। हथौड़े से पीटकर धातु की पतली चादर प्राप्त होती है, जबकि अधातु भंगुर होती है। यदि पतली चादर प्राप्त हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो धातु है, और वो टूट कर के बिखर जाए, भंगुर होता है टूट कर बिखर जाना, तो वो कह सकते हैं हम कि अधातु है, अतः छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगी। विद्युत परिपथ द्वारा कैसे कर सकते हैं? तो विद्युत परिपथ से हम जांच करेंगे कि धातु है या अधातु। सर्वप्रथम बल्ब, बैटरी, तार, स्विच का उपयोग कर परिपथ बना लीजिए। इसके बाद बारी बारी से धातु और अधातुओं के दिए गए नमूनों को विद्युत परिपथ के क्लिप में लगाकर स्विच को ऑन करते हैं, तो हम देखेंगे कि धातु की स्थिति में बल्ब जलने लगेगा। यदि बल्ब जल जाए तो धातु है, और यदि बल्ब नहीं जले तो अधातु है। जबकि अधातु के साथ बल्ब नहीं जलता है, तो हम कह सकते हैं कि अधातु है। परीक्षण देखिए कैसे करेंगे बच्चों। ज़्यादा उपयुक्त तरीका है कि क्योंकि ग्रेफाइट एक धातु है परंतु विद्युत का सुचालक है, तो परीक्षण इसके साथ ही भी बल्ब जलने लगेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों।
उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल और अक्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है बच्चों Al2O3 और जिंक ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल है। 2 धातुओं के नाम बताइए जो तन्नु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे और 2 धातु ऐसा नहीं कर सकती, उनके नाम बताइए। मैग्नीशियम और कैल्शियम 2 धातुएं जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, जबकि कॉपर और सिल्वर धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी क्योंकि ये धातुएं हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील हैं। किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड और विद्युत अपघटक किसे बनाएंगे? धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में के लिए अशुद्ध धातु M को एनोड बनाएंगे, शुद्ध धातु M की पतली पट्टी को कैथोड बनाएंगे और विद्युत अपघटक M धातु का लवण का विलयन जो बनेगा अम्लीकृत लवण विलयन, उसको हम विद्युत अपघटक बनाएंगे। क्वेश्चन 9 देखिए, प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला होती है बच्चों चम्मच, एक तरह की चम्मच होती है, प्लास्टिक की हो सकती है और स्टील की भी हो सकती है, ये थोड़ी सी अलग साइज की होती है, लेबोरेटरी में यूज़ की जाती है। प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्रा के अनुसार एक परखनली को उल्टा कर उसने उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। गैस की क्या क्रिया होगी? सूखे लिटमस पत्थर पर, आर्द्र लिटमस पत्थर पर क्या होगी? ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो बच्चों देखिए बच्चों, पहला है सूखे लिटमस पत्थर पर। सूखे लिटमस पत्थर पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्या होगा? कोई अभिक्रिया नहीं होगी। आर्द्र लिटमस पत्थर पर क्या होगा? आर्द्र लिटमस पत्थर पर उत्सर्जित गैस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस है, इसलिए यह आर्द्र नीले लिटमस को लाल कर देगी। SO2 गैस है, ये उत्पन्न होती है, इसलिए ये नीले लिटमस को क्या करेगी? लाल करेगी। नीले लिटमस को लाल में बदल देगी। ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो संतुलित समीकरण बच्चों, पहली अभिक्रिया जो होगी वो H+O2 होगी, जिससे हमें SO2 प्राप्त होगी, SO2 गैस। और फिर SO2 गैस किसके साथ क्रिया करेगी? H2O के साथ क्रिया करेगी, तो हमें क्या प्राप्त होगा? H2SO4 हमें प्राप्त होगा। तो ये अभिक्रिया आप नोट कर सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। लोहे को जंग से बचाने के निम्न 2 तरीके हैं, यशद लेपन और पेंटिंग द्वारा। इस विधि से लोहे और इस्पात पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है और पेंटिंग इस विधि से लोहे की वस्तु पर पेंट कर देते ताकि इसकी सतह पर वायु और आर्द्रता के सीधे संपर्क में ना रहे। तो ये 2 तरीके हैं, और तरीके भी बहुत सारे हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसे ऑक्साइड बनाती है? ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। कैसा बनाती हैं? अम्लीय ऑक्साइड। कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 12। ये बच्चों देखिए, इसमें कई पार्ट दिए गए हैं, इन चारों पार्टों में से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में मिलता है। पहला पार्ट देखिए, प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है बच्चों? देखिए इसका आंसर, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी चमकदार धातुएं हैं एवं संसारित भी नहीं होती। संसारित यानी जंग नहीं लगता इनको, अतः इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित अथवा स्टोर करके रखा जाता है। ऐसा क्यों बच्चों? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम वायु में खुला छोड़ने पर अपनी अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण आसानी से आग पकड़ लेती है, अतः इसको तेल के अंदर संग्रहित करना पड़ता है बच्चों। तीसरा देखिए, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सुचालक होती है बच्चों। एल्यूमिनियम के बर्तन आसानी से संसारित नहीं होते, इनको आसानी से जंग नहीं लगता, अतः यह ऊष्मा की सुचालक भी होती है। तो इन 2 गुणों के कारण इसका बड़े स्तर पर बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड
ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए बच्चों इसका आंसर, धातुओं को उनके ऑक्साइड से पृथक करना ज़्यादा आसान प्रक्रिया है। ऑक्साइडों से बड़ी आसानी से हम पृथक कर लेते हैं अयस्कों को। अतः निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। सबसे पहले कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उनको ऑक्साइड अयस्कों में बदल दिया जाता है और फिर ऑक्साइड अयस्कों से धातुएं बड़ी आसानी से निष्कर्षित हो जाती हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए अवश्य देखा होगा। ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने के लिए क्यों प्रभावी हैं? नींबू या इमली जैसे पदार्थ में अम्ल होता है। ये अम्ल तांबे के अशुद्ध पदार्थ को साफ करने में प्रभावी होता है। इससे तांबे के बर्तनों की चमक बनी रहती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में विभेद कीजिए। धातु के रासायनिक गुणधर्म, धातुएं ऑक्सारी ऑक्साइड बनाती हैं, धातुएं अपचायक होती हैं, धातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। और अधातुओं के बच्चों रासायनिक गुणधर्म, अधातुएं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं, अधातु उपचायक होती हैं, अधातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक व्यक्ति घर में सुनार बनकर जाता है। एक व्यक्ति घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया है। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे दे देती है, जिससे वह एक विशेष विलेन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है। अतः तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलेन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं और महिला की सहायता कर सकते हैं? उस व्यक्ति ने एक्वारेजिया नाम का एक विलेन होता बच्चों, विलेन का प्रयोग महिला के सोने को गला दिया। एक्वारेजिया का प्रयोग किया, जिसमें एक कैपेसिटी होती है सोने को गलाने की। तो इसमें जब सोने के आभूषण डाल देते हैं तब वो गल जाते हैं, यानी इनमें से धीरे धीरे ऊपर की परत उतरने लगती है सोने की। वज़न कम हो गया, इसी वजह से उसका वज़न कम हो गया। और इसमें जो अनुपात जो होता है बच्चों 3:1 का अनुपात होता है एक्वारेजिया में HCl का और HNO3 का। 3 अनुपात में HCl लिया जाता है और 1 अनुपात में HNO3 अथवा नाइट्रिक अम्ल लिया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों का अनुपात लिया जाता है, इससे ये बनाया जाता है एक्वारेजिया। आगे देखिए बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात अथवा लोहे की मिश्र धातु का नहीं। इसका कारण बताइए। कॉपर ऊष्मा का अच्छा सुचालक है और यह गर्म करने पर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसके विपरीत आयरन गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है और उसको जंग लग जाता है। इस वजह से कॉपर का उपयोग टैंक बनाने में किया जाता है। तो ये थे बच्चों आपके लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर।